हे गाइस, तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और इसका एंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग था। ऑफ कोर्स मल्टीपल रिव्यूज में हमने जोनाथन मेजर्स के कैंग की तारीफ ऑलरेडी सुनी थी, लेकिन इस मूवी के मिड क्रेडिट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन एक प्रूफ है कि क्यों वो इतने अमेजिंग एक्टर है। साथ ही साथ इस मूवी के मिड क्रेडिट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन काफी इंपॉर्टेंट भी है आने वाली एवेंजर्स मूवीज के लिए भी। तो इस वीडियो में हम इसी मिड क्रेडिट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी इस मूवी के एंडिंग को लेकर, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन की। हम मल्टीपल कैंग्स को एक तरह के अरीना में आते हुए देखते हैं जो स्पेस और टाइम से बाहर है, बिल्कुल जैसे ही हू रिमेन्स का सिटाडेल हुआ करता था सीक्रेट टाइमलाइन के बाहर। और जिस पोर्टल से वो आते हैं वो वही टाइम प्लेटफॉर्म है जो हमने रीड रिचर्ड्स को यूज करते हुए देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि कैंग कॉमिक्स की तरह ही रीड रिचर्ड्स का ही डिसेंडेंट है एमसीयू में भी। हालांकि कॉमिक्स में ये टाइम प्लेटफॉर्म डॉक्टर डूम ने इन्वेंट किया था पास्ट में ट्रैवल करने के लिए। फैंटास्टिक फोर के साथ एक बैटल में हारने के बाद डूम की ये टाइम मशीन रीड रिचर्ड्स के पास आ गई थी। अब ये टाइम प्लेटफॉर्म ही वो रीजन है जिसकी वजह से फैंटास्टिक फोर की मुलाकात पहली बार एक कैंग वेरिएंट से हुई थी कॉमिक्स में। रीड रिचर्ड्स ने इस टाइम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सबसे पहले तब किया था जब फैंटास्टिक फोर इलाज ढूंढ रहे थे बेन ग्रिम की गर्लफ्रेंड अलिशिया मास्टर्स के ब्लाइंडनेस के लिए। रीड को पता चला कि एक सब्सटेंस हुआ करता था एंशिएंट इजिप्ट में जिसने एक फेरो की ब्लाइंडनेस को दूर कर दिया था, और इसी सब्सटेंस को ढूंढने के लिए फैंटास्टिक फोर टाइम ट्रैवल करके एंशिएंट इजिप्ट में आ पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये फेरो और कोई नहीं बल्कि फेरो रामाटट है, वही कैंग का वेरिएंट जिसे हम इस मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं। हम सब जानते हैं कि कैंग का असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है, जो कि 31st सेंचुरी का साइंटिस्ट हुआ करता था एक वक्त पर। इसी नथानियल रिचर्ड्स का एक और वर्जन 31st सेंचुरी से टाइम ट्रैवल करके एंशिएंट इजिप्ट आ जाता है, और जब वो एंशिएंट इजिप्ट में आ पहुंचता है तब उसकी शिप क्रैश हो जाती है और वो खुद इंजर्ड और ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से उसका विजन फिर से रिस्टोर हो जाता है। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो बहुत जल्द इजिप्ट पर रूल करना शुरू कर देता है और अपने आप को वो फेरो रामाटट बुलाने लगता है। रामाटट का इस मूवी में अपीयरेंस एक टीज जरूर हो सकता है आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए। हो सकता है कि उस मूवी का विलन रामाटट ही हो। ऑलरेडी पुरानी दोनों फैंटास्टिक फोर मूवीज का विलन डॉक्टर डूम रह चुका है। हो सकता है कि इस बार मार्वल डिफरेंट राउट ले, और इवन रामाटट उस मूवी का मेन विलन नहीं भी हुआ तो भी काफी ज्यादा चांसेस है कि उसकी एक टीज हमें जरूर दिखाई देगी उस मूवी में। रामाटट का ये इंट्रोडक्शन ही फैंटास्टिक फोर को कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर से लिंक करेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब रामाटट के ओरिजिन की बात तो हमने ऑलरेडी की, लेकिन रामाटट के अलावा इस मिड क्रेडिट सीन में हम कैंग के दो और वेरिएंट्स को देखते हैं, इमॉर्टस और स्कारलेट सेंचुरियन। अब ये दोनों ही वेरिएंट्स दरअसल रामाटट से ही क्रिएट हुए थे कॉमिक्स में। इमॉर्टस स्पेशली रामाटट का ही फ्यूचर वर्जन है जो टाइम पर मास्टरी हासिल करने के लिए रामाटट के टाइटल को छोड़ देता है। इनफैक्ट वो इमॉर्टस ही था जिसका एनकाउंटर सबसे पहले टाइम कीपर से हुआ था, असली टाइम कीपर्स। उन्होंने इमॉर्टस को टाइम के सीक्रेट्स के बारे में बताया था, और उनके स्टूडेंट होने के नाते टाइम कीपर्स ने इमॉर्टस को 3000 BC से 4000 AD तक के वक्त की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी थी। इससे ये जरूर हमें समझ में आता है कि एमसीयू में ही हू रिमेन्स को टाइम कीपर्स का आइडिया कहां से आया। डेफिनेटली उसका इंटरेक्शन इमॉर्टस के साथ हुआ ही होगा, और प्रोबेबली वो भी इस काउंसिल ऑफ कैंग्स का हिस्सा होगा। काउंसिल ऑफ कैंग्स की बात मैं आगे चल के इस वीडियो में करूंगा, लेकिन कमिंग बैक टू इमॉर्टस, कॉमिक्स में इमॉर्टस के खुद के भी अपने प्लान्स थे जिसके चलते वो टाइम कीपर से बताए हुए रास्ते से अलग अपने हिसाब से टाइमलाइंस को इन्फ्लुएंस करता था। इमॉर्टस थ्रू आउट अपनी कॉमिक बुक हिस्ट्री में काफी फ्लक्चुएटिंग कैरेक्टर रहा है। वो एवेंजर्स के साथ भी रहा है और उनके खिलाफ भी। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एमसीयू से किस डायरेक्शन में आगे ले जाता है। सिमिलरली अगर हम कैंग के इस तीसरे वेरिएंट स्कारलेट सेंचुरियन की बात करें तो वो भी कॉमिक्स में रामाटट का ही एक ऑफस्प्रिंग वर्जन है। जब फैंटास्टिक फोर रामाटट को हरा देते हैं तब वो एंशिएंट इजिप्ट से भागकर दोबारा अपने 31st सेंचुरी वाले टाइम में पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश के दौरान वो एक टाइम स्टॉर्म में फंस जाता है और हमारे करंट टाइम में आ पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर डूम से होती है। और डॉक्टर डूम से इंस्पायर्ड होकर वो अपनी रामाटट की आइडेंटिटी छोड़कर डूम जैसी सिमिलर आइडेंटिटी क्रिएट करता है जिसे वो स्कारलेट सेंचुरियन बुलाता है। अब आते हैं इन तीनों के मिड क्रेडिट सीन वाले कन्वर्सेशन पे। रामाटट यहाँ एक्साइल्ड वन के मरने की बात कर रहा है स्कारलेट सेंचुरियन के साथ। ऑफ कोर्स एक्साइल्ड वन से उसका मतलब क्वांटममेनिया के गैंग से है, जो मूवी के एंड में डिफीट हो जाता है। यानी कि इन्हीं तीनों गैंग्स ने उसे क्वांटम रिया में बैनिश कर दिया था, और डेफिनेटली वो गैंग एक रूथलेस मर्डरर था जो लिटरली टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर रहा था, और शायद वो सबसे एम्बिशियस भी था कॉन्करिंग के मामले में। प्रोबेबली इसीलिए उसे क्वांटम रिया में इन तीनों वेरिएंट्स ने भेजा था, और जाहिर सी बात है कि ये तीनों वेरिएंट्स बहुत ही इनसिक्योर थे उस गैंग के एग्जिस्टेंस से। स्कारलेट सेंचुरियन को खुद इस बात का रिग्रेट है कि वो क्वांटममेनिया के गैंग को नहीं मार पाया।
लेकिन उन्हें अभी एहसास हो गया है कि उनके एग्जिस्टेंस को भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है। जब इमॉर्टस इस कन्वर्सेशन में आता है तो वो इन दोनों वेरिएंट्स को बताता है कि उनमें से यानी कि कैंग्स के बाकी वेरिएंट्स में से किसी ने क्वांटोमेनिया के कैंग को नहीं मारा है। इंस्टेड वो बोलता है कि दे किल्ड हिम। अब दे बहुत ही जेनेरिक टर्म है, लेकिन क्योंकि स्कॉट और होप ने क्वांटोमेनिया के कैंग को डिफीट किया है तो फॉर श्योर कैंग के वेरिएंट्स की नजरों में वो एक एवेंजर ही है। तो दे से प्रोबेबली उसका मतलब एवेंजर्स ही होगा। और उसे ये भी डर है कि एवेंजर्स को धीरे धीरे मल्टीवर्स के बारे में समझ में भी आ रहा है, और अगर इन कैंग्स ने कुछ नहीं किया तो ये एवेंजर्स सब कुछ तबाह कर देंगे जो इन कैंग के वेरिएंट्स ने बनाया है। और फिर हम मल्टीपल टाइमलाइंस के ब्रांचेस को देखते हैं। यानी कि इतना तो श्योर है कि ये तीनों मल्टीवर्स को बिल्कुल उसी तरह कंट्रोल कर रहे हैं जिस तरह ही हू रिमेन्स किया करता था उसकी मौत से पहले। जस्ट दैट यहाँ उन्होंने अपना एक कोएलिशन बनाकर रखा है जो इन मल्टीपल टाइमलाइंस को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। अब उनके ये कंट्रोल के पीछे क्या आउटकम आने वाला है वो तो प्रोबेबली हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोएलिशन अब स्कॉट को जरूर परेशान करने वाला है। मूवी के एंड तक स्कॉट को समझ में आ जाता है कि मुसीबत अभी तक खत्म नहीं हुई है और वो फाइनल सीन तक अनसर्टेन ही रहता है। आई एम प्रीटी श्योर कि उसकी ये अनसर्टेनिटी कोई ना कोई एवेंजर एड्रेस जरूर करेगा आने वाली मूवीज में। प्रोबेबली वो ब्रूस या वॉन्ग के पास ही जाएगा और शायद वहीं से एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के प्लॉट की शुरुआत होगी। और क्योंकि अब इन कैंग्स को पता चल चुका है उनके बनाए हुए मल्टीवर्स पर थ्रेट के बारे में, तो इमॉर्टस ने सभी कैंग वेरिएंट्स को इस अरीना में बुलाया है। ये ऑब्वियसली एक रेफरेंस है काउंसिल ऑफ कैंग्स का कॉमिक से। काउंसिल ऑफ कैंग्स प्राइम कैंग ने बनाई थी जो कि अर्थ 6311 से बिलोंग करता था। इस ग्रुप का काम था सभी डाइवर्जेंट कैंग्स को मल्टीवर्स से मिटाना। ऑल्दो बाद में पता चला कि ये काउंसिल एक चाल थी इमॉर्टस की, जिसे एक दिन प्राइम कैंग खुद इमॉर्टस बन जाए। अब एमसीयू में मामला थोड़ा अलग है, एज यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 कैंग के वेरिएंट्स इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। ऑल्दो ये कोएलिशन भी कॉमिक्स की तरह एक पॉइंट पर आके ब्रेक हो जाएगा, कंसिडरिंग वक्त आने पर हर कैंग वेरिएंट एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करेगा। अगर हम बात करें दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो यहाँ हम दोबारा एक और कैंग वेरिएंट को देखते हैं जिसका नाम है विक्टर टाइमली। कॉमिक्स में एक वक्त पर कैंग हमारे करंट टाइम में वॉशिंगटन डीसी आ पहुंचता है, जहां उसकी लड़ाई एवेंजर्स से होती है। एक लंबी लड़ाई के बाद एवेंजर्स उसे हरा देते हैं, लेकिन कैंग एक और प्लान बनाता है वर्ल्ड डोमिनेशन का। वो साल 1901 में चला जाता है विस्कॉन्सिन में, जहां वो एक नई आइडेंटिटी अपनाता है जिसका नाम है विक्टर टाइमली। वो अपना एक टाउन भी बसाता है टाइमली के नाम से और उसका मेयर भी बनता है। और तो और वो अपनी खुद की एक कंपनी भी बनाता है जिसका नाम वो टाइमली इंडस्ट्रीज रखता है, जो कि रोबोटिक्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। इस तरह कैंग धीरे धीरे पावरफुल बनता है सो दैट प्रेजेंट डे के आने तक वो एवेंजर्स को हरा सके और वर्ल्ड डोमिनेशन कर सके। इस सीन से लग रहा है कि एमसीयू भी मोस्ट प्रोबेबली यही कॉमिक बुक वाले प्लॉट को फॉलो करने वाला है। यहाँ कैंग जिस साल में है वो भी अर्ली 1900s के अराउंड ही लग रहा है। वो यहाँ स्टेज पर भी टाइम को कंट्रोल करने की बात कर रहा है और फिर अचानक से कैमरा ऑडियंस में लोकी के ऊपर आता है और वो पहचान जाता है कैंग को उसके ही हू रिमेन्स के रिजेम्बलेंस की वजह से। उसके साथ मोबियस भी है, तो शायद अब तक कन्विंस नहीं हुआ है कि ये कितनी बड़ी थ्रेट है मल्टीवर्स को लेके। इस सीन से इतना तो समझ आ चुका है कि लोकी का सीजन 2 ना सिर्फ सिल्वी के ऊपर बल्कि कैंग के ऊपर भी हेवीली फोकस करने वाला है। प्लस सीजन 1 की तरह इसमें भी काफी सारा टाइम ट्रैवल हमें देखने मिलने वाला है। ऑलरेडी हमने फुटेज देखा है लोकी और मोबियस का 1970s में, और अब हम अर्ली 1900s को भी देखेंगे। और हो सकता है कि क्वांटोमेनिया की तरह ही इस सीजन में भी कोई एक या एक से ज्यादा कैंग डिफीट हो जाएंगे, जो कि इस काउंसिल ऑफ कैंग्स के आगे के प्लान को और ज्यादा फास्ट ट्रैक कर देगा और उन्हें और एग्रेसिव बना देगा। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है इस मूवी के मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके, और क्या आपके हिसाब से क्वांटोमेनिया के कैंग की डेथ हो चुकी है या वो अभी भी जिंदा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।